हेलो। सो आज अपन पढ़ेंगे सैम्पलिंग थ्योरी एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। शुरुआत में थोड़ा 5-10 मिनट थोड़ा और लग सकता है बिना चेहरे की क्लास में, लेकिन टॉपिक सिंपल है, इस वजह से कोई खास दिक्कत होगी नहीं। देखो, ये शुरू करने से पहले अपन इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बात शुरू करते हैं। ये जो है वो मान लीजिए पॉपुलेशन है, ठीक है। ये जो है ये पॉपुलेशन है। इसके जो भी कैलकुलेशन होगी उसको अपन क्या कहेंगे? जैसे इसका मीन कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करेंगे, या जो कुछ भी कैलकुलेट करेंगे वो क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन पैरामीटर। क्लियर है? अब इस पूरे को तो क्या है, स्टडी करना हो जाता है बहुत मुश्किल। इस कारण अपन क्या करते हैं, इसमें से छोटा सा सैंपल लेते हैं। ये इस तरीके का एक छोटा सा सैंपल जो है वो अपन ने ड्रॉ किया इससे, और मैक्सिमम टाइम हम जो है वो रेंडमली ही जो है वो सैंपल लेते हैं, और वो भी इंडिपेंडेंट हो यूनिट तो ज़्यादा बेहतर जो है वो रिजल्ट देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इस सैंपल के जो है वो हिसाब से, इस सैंपल के हिसाब से इसके मीन अर्थमेटिक, मीन मीडियन मोड वगैरह कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो भी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? स्टेटिस्टिक्स। ये जो भी आएंगे इसके मीन वगैरह उनको अपन क्या कहेंगे? स्टैटिक्स जो वो कहेंगे। अब पॉपुलेशन के जो है वो कैलकुलेशन जो भी करते हैं अर्थमेटिक मीन, उसको अपन पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं। लेकिन ये पॉपुलेशन पैरामीटर जो ये कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इस वजह से इसको अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया में अपन कैंसर की स्टडी करनी है, तो पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उन सब के जो है वो कैंसर के बारे में स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अपन क्या करते हैं, उसमें से सैंपल उठाते हैं और उसके हिसाब से करते हैं। अब क्योंकि अपने पास पॉपुलेशन के पैरामीटर जो है वो अवेलेबल होते नहीं है आसानी से, तो अपन क्या करते हैं, इस प्रोसेस को किस तरीके से करते हैं, सैंपल लिया और सैंपल के स्टेटिस्टिक्स जो भी है निकालें। जैसे कि हमने इसका मीन कैलकुलेट किया, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। हालांकि इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए नाम जो है वो कुछ अलग होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह स्टैंडर्ड एरर वर्ड जो वो यूज करते हैं। और इसके जरिए अपन क्या करते हैं, इसके जरिए हम इस जो पॉपुलेशन है इसके पैरामीटर जो है उसको क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ये जो स्टेटिस्टिक्स के जो भी है मीन मीडियन वगैरह जो भी है उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, पॉपुलेशन के जो भी पैरामीटर उसको क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। क्लियर है? मान लीजिए इसका जो है वो अर्थमेटिक मीन आया 100, तो अपन ये एस्टिमेट करेंगे कि भाई पॉपुलेशन का भी जो मीन है वो कितना है, 100 है। अब ये तो अपन ने एस्टिमेट तो कर दिया, लेकिन चांसेस तो दोनों हैं कि भाई ये अपना एस्टिमेट जो वो सही हो या गलत हो। क्लियर है? तो इसके बाद में अपन जो वो चेक करते हैं कि क्या ये जो अपन ने एस्टिमेट बनाए हैं, क्या ये अपन जो एस्टिमेट बना रहे हैं क्या ये एस्टिमेट सही है या नहीं है। मतलब कि अपन ने एस्टिमेट किया है कि मीन जो है वो 100 है, क्या ये सही बात है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। जैसे अपन क्या कहेंगे, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। जिसे अपन क्या कहेंगे, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। क्लियर है? मेनली ये एक दो ही कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में चलेंगे। अब टेस्ट जो है वो अलग अलग है, अलग अलग हिसाब से डिपेंड करते हैं। अभी टेस्ट किस पे डिपेंड करते हैं? टेस्ट डिपेंड करते हैं कि आपका, पहली बात तो ये जो है इसके अंदर एट्रीब्यूट्स है
या फिर इसके अंदर वेरिएबल है। सर मतलब एट्रीब्यूट्स मतलब कि क्या ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्वालिटेटिव मेल फीमेल लिटरेट इलिटरेट, इस तरीके से पढ़ा लिखा अनपढ़, इस तरीके से। या फिर वेरिएबल है कि हाइट है, वेट है, मार्क्स है, इस तरीके के हैं। तो एक तो इस पे डिपेंड करेगा और दूसरा डिपेंड करेगा, ये वैसे एट्रीब्यूट्स में नहीं होता है लेकिन वेरिएबल के अंदर ही होता है, कि वेरिएबल में फिर वापस दो कैटेगरी में आ जाते हैं कि सैंपल साइज के हिसाब से और डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा सैंपल साइज जो वो लार्ज सैंपल है और क्या हमारा या स्मॉल साइज सैंपल है। इस पे जो वो डिपेंड करेगा। इसके लिए अलग टेस्ट लगेंगे, इसके लिए अलग टेस्ट लगेंगे, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसके लिए अलग टेस्ट लगेंगे। अल्टीमेटली इन टेस्ट से अपन क्या करना चाह रहे हैं, अपन ये करना चाह रहे हैं कि अपन जो है सैंपल के हिसाब से जो अपन ने पॉपुलेशन के पैरामीटर एस्टिमेट किए हैं, क्या वो पॉपुलेशन के पैरामीटर जो है वो सही है या नहीं है। ये जो भी अपन ने एस्टिमेट लगाए हैं, ये जो भी अपन ने पॉपुलेशन के जो एस्टिमेट लगाए हैं, क्या ये सही है या नहीं है, ये चीज़ जो है वो अपन चेक कर। क्लियर है। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो भी अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो वो पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है, अब भाई आज आईपैड है तो इसमें जो डिजाइनें बनेगी तो मैं पूरी जो बनाऊंगा, समझाने से ज़्यादा मज़े आ रहे हैं इस वजह से बना रहा हूँ। वैसे इसे आपको अच्छे से समझ आएगा भाई। ये जो है वो पॉपुलेशन है, ठीक है। इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी देखेंगे, जैसे इसके अंदर जो हाइट है तो कि भाई 160 सेंटीमीटर के जो कितने लोग हैं, जैसे 100 है। 162 सेंटीमीटर के कितने हैं, तो जैसे 120 है। 164 सेंटीमीटर हाइट के कितने हैं, तो जैसे 200 है। तो ये क्या है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी जो है या पॉपुलेशन जो है उसके अंदर डाटा जो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट जो वो हो चुके हैं। इससे अपन क्या करते हैं, इससे अपन सैंपल लेते हैं। अब सैंपल जो वो एक ले सकते हैं और सैंपल जो बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे अपन ने या तो एक सैंपल लिए या बहुत सारे सैंपल लिए। जैसे अपन ने ये एक छोटा सा सैंपल लिया, और इन सैंपल के अंदर भी अपन वापस क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो वो चेक कर सकते हैं। कैसे कि भाई 160 के कितने लोग हैं, 20 है, ठीक है। 162 के जो 22 है। 164 के जो 30 है, इस तरीके से। इस वाले सैंपल के अंदर भी वैसा वैसा हो सकता है। 160 वाले जो वो 10 है। 162 वाले जो 12 है। 164 वाले जो वो 40 है, इस तरीके से। अब इस सैंपल का अगर अपन स्टडी करेंगे तो इसे अपन क्या कहेंगे, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, की भाई सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक बात, बिल्कुल सही है सर, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं, बहुत ही आसान बात है। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। एक वर्ड और आता है जिसे अपन कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इन जो सैंपल है इनके जैसे अपन ने क्या कैलकुलेट कर दिया, जैसे मीन कैलकुलेट कर दिया, ये मीन कैलकुलेट कर दिया, ये मीन कैलकुलेट कर दिया, ये मीन कैलकुलेट कर दिया, इसका जो वो मीन कैलकुलेट कर, ठीक है। इसका जैसे आया 160, इसका 162, इसका 164, इसका 164, इसका 166, ऐसे बहुत सारे सैंपल है मान लीजिए।
और साइज लगभग सबकी बराबर है। फिर अपन ने क्या कहा, एक और डिस्ट्रीब्यूशन बनाया कि 160 वाले जो वो कितने हैं, कितने ऐसे सैंपल है जिनकी जो है वो मीन जो है वो 160 आ रहा है, तो अपन ने कहा 162 वाले कितने हैं, तो अपन ने कहा 164 वाले कितने हैं, तो अपन ने कहा कि 2। अपन ने क्वांटिटी बहुत कम ली, बाकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो फिर उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाते हैं। ये हो गया 1। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन क्या कहेंगे, हम्म, इसको अपन कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, या इन शॉर्ट कहें तो अपन क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे सैंपल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई इन तीनों वर्ड को समझिएगा। पॉपुलेशन है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह चेक कर रहे हैं तो कहेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें से निकाल के किसी एक सैंपल का जो डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहे हैं तो उसे कहेंगे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे सैंपलों के जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करेंगे तो उससे अपन क्या कहेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये ध्यान रखिएगा। तो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या सेम है क्या, नहीं, अलग है। ये यहाँ पर अपन इनके मीन के हिसाब से देख सकते हैं, मीडियन के हिसाब से देख सकते हैं, मोड के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे जिसके हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम जो अपन मीन की ही स्टडी करते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। सबसे पहले अपन ने ये बात की कि भाई अपन क्या करते हैं, पॉपुलेशन लेते हैं, उसमें से जो पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना मुश्किल होता है, इस वजह से उसमें सैंपल लेते हैं, और सैंपल के हिसाब से अपन क्या करते हैं, उसके सैंपल के जो भी स्टेटिस्टिक्स है वो कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि मीन वगैरह जो भी है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके हिसाब से फिर अपन जो पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है उसको एस्टिमेट करते हैं, और फिर जो वो चेक करते हैं कि क्या जो हमारा एस्टिमेट है वो सही है या नहीं है। इसको अपन आगे अलग अलग नाम से जो वो देखते हैं, और इन टेस्ट को जो है वो किस तरीके से किया जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि टेस्ट कौन सा लगाना है, तो वो अलग अलग सिचुएशन पे लगाना है। अगर आप एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे थे, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस केस के अंदर अलग टेस्ट लगेगा। अगर क्वांटिटेटिव डाटा की स्टडी कर रहे थे तो टेस्ट अलग लगेगा। उसमें भी जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल वाले में अगर लार्ज सैंपल है तो अलग लगेगा, स्मॉल सैंपल है तो अलग लगेगा। ये सारी दो चैप्टर कंटिन्यूस है, इनके बारे में ही बात करेंगे। पहला चैप्टर जो है, पहला इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही थियोरेटिकल है, सिंपल सा है, आपको समझ आ जाएगा, कोई इसमें खास दिक्कत वाली बात है नहीं। ऑब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, कि भाई पॉपुलेशन के पैरामीटर जो ओपन, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहला था एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, कि भाई अपन पॉपुलेशन पैरामीटर वगैरह जो स्टडी कर रहे हैं ताकि पॉपुलेशन के पैरामीटर जो उसका पता चले, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन जो है वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, तो उसके अंदर ऑल ऑफ द आंसर नहीं होंगे, उसके अंदर कोई एक आंसर होगा, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव हर किसी का एक होता है। अगर सिर्फ पूछे कि ऑब्जेक्टिव कौन से हैं और उसमें अगर सारे के सारे सही लग रहे हैं ना, तो फिर वो ऑल ऑफ द वो हो सकता है। बाकी बेसिक ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है वो आंसर क्या होगा, बेसिक ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है मतलब कि एक ही आंसर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि भाई अपन जो है वो सैम्पलिंग थ्योरी और ये क्यों कर रहे हैं। तो अपना पहला तो कारण है कि एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, कि भाई पॉपुलेशन के पैरामीटर उसको पता करें, और दूसरा जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, to test the probability that sampling statistics would differ from the given value of parameter or from another sample value। अब ये जो है वो दोनों तरीके से चेक किए जा सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर अपन आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तो अपन दोनों चीज़ें जो वो चेक कर सकते हैं। अपन एक तो ये कर सकते हैं कि भाई इस सैंपल के बेसिस पे अपन क्या करें, इसके जो डाटा है उसको एस्टिमेट करें, और या फिर जो है इस सैंपल के बेसिस पे इसके जो डाटा एस्टिमेट करें, मतलब कि किसी दूसरे सैंपल के, और फिर चेक करें कि क्या इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। आगे जो अपन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वगैरह जो सब देखेंगे तो वैसे वैसे ये और चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि इसमें चीज़ें रिपीट होगी तो और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगी। अंडर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या किया जाता है, इट इज टेस्टेड दैट द डिफरेंस फाउंड इन द ऑब्जर्व्ड स्टैटिस्टिक्स एंड hypothetical parameters or difference between the two or more statistics or on the account of sampling fluctuation or because of the other reason। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, देखो
ये कह रहा है कि हम ये जो 100 अपने यहाँ पर मीन आया 100, उसके हिसाब से अपन ने पॉपुलेशन का मीन 100 माना या 102 माना, जो भी अपन जो भी माना। यहाँ अपन टेस्ट जो वो क्या करते हैं कि ये जो 100 है और ये जो 100 है, मतलब कि ये पॉपुलेशन, ये सैंपल वाले 100 है और ये जो पॉपुलेशन वाले 100 है, इन दोनों के बीच पहली बात तो डिफरेंस है या नहीं है, ये चीज़ चेक करते हैं। दूसरा ये चीज़ चेक करते हैं कि ये जो डिफरेंस है इनके बीच में, इस डिफरेंस का कारण क्या है। इस डिफरेंस को अपन मेनली दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो सैम्पलिंग एरर और एक नॉन सैम्पलिंग एरर। एक तो अपना जो है वो एस्टिमेट, इस सैंपल के बेसिस पे अपन जो पॉपुलेशन का एस्टिमेट कर रहे हैं, उसके अंदर एस्टिमेट के अंदर गलती हुई है, उसका कारण क्या है, सैम्पलिंग एरर, कि अपन ने सैंपल सही नहीं लिया। सैंपल जो है वो पूरे तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, या फिर डाटा जो वो सही से डाटा कलेक्ट किए जब अपन ने सैंपल के, तो उसमें से जब सैंपल सेलेक्ट कर रहे थे तो सही नहीं किए। इसको वापस अपन दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक तो बायज और एक अनबायज या नॉन बायज। एक तो बायस, जैसे कि इस पॉपुलेशन में से जब डाटा सेलेक्ट कर रहे थे तो बायसनेस थी, मतलब कि वो कोई पर्टिकुलर किसी को सैंपल के अंदर ऐड करना चाह रहा होता और किसी को पर्टिकुलर को नहीं करना चाह रहा था। बायसनेस किसी की भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेटर की हो सकती है, इन्फॉर्मेशन देने वाले की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, और या फिर अनबायस, या फिर कोई और कारण से भी, जो सैंपलिंग में और कारण से सैंपल साइज आपने बहुत छोटी ले लिया, इस तरीके का कुछ जो है वो हो गया। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है, अदर देन सैम्पलिंग, जो भी और कोई भी कारण के वजह से एरर आएगा वो क्या कहलाएगा, अदर अदर देन रीजन ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के अलावा और कोई भी कारण से जो एरर आएगा वो क्या कहलाएंगे, नॉन सैम्पलिंग एरर कहलाएंगे। कि भाई मेथड ऑफ कैलकुलेशन सही नहीं थी, या इन्वेस्टिगेटर जो वो बेवकूफ़ था, उसको ज़्यादा कुछ चीज़ें समझती ही नहीं, उसको पता ही नहीं था कौन सा जो किस तरीके से करना है, किस तरीके से सैंपल लिए जाते हैं, तो ये कारण अगर है तो। As such, the procedure which enable us to decide whether to accept or reject hypothesis, or to determine whether observed sample differ significantly from expected result, are called of test of hypothesis or test of significance or rule of decision। वो कह रहा है कि ये जो टेस्ट है ना, जो अपने को ये पता करवाते हैं कि भाई ये जो है अपना जो माना है, ये जो ये अपन जो इसको क्या कहेंगे, हाइपोथेसाइज्ड पैरामीटर, ये जो है, या फिर एक्सपेक्टेड पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर, इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस जो है वो चेक करेंगे। इस डिफरेंस को चेक करते वक्त ध्यान रखिएगा, वर्ड जो कुछ अलग यूज करते हैं। अपन क्या करते हैं, जैसे सिग्निफिकेंट देखते हैं तो सिग्निफिकेंट अपने को लगता है कि सही होगा, लेकिन ये सिग्निफिकेंट किसके लिए कहते हैं, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो, डिफरेंस जो है इनके बीच, क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये इस टेस्ट में चेक करते हैं। जैसे कि ये अपन ने 100 माना था और ये एक्चुअल के अंदर जो 125 है, तो ये डिफरेंस क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, कि काफ़ी अच्छा खासा जो डिफरेंस है। तो अपन क्या करेंगे, अपने जो हाइपोथेसिस अपन मान रहे थे कि एक्सपेक्टेड ये 100 होगा, उसको अपन क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। यहीं पर अगर ये 100 है और 101 ही है या ऐसा कुछ है, तो उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, कहेंगे कि भाई नॉन सिग्निफिकेंट है, कि भाई ये सिग्निफिक डिफरेंस तो है लेकिन कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, इस वजह से नल हाइपोथेसिस को जो अपन नल हाइपोथेसिस या अल्ट्रा नेटिव हाइपोथेसिस, जो कि आगे देखेंगे। नॉर्मली नल हाइपोथेसिस से स्टडी करते हैं, इस वजह से नल हाइपोथेसिस बोल रहे हैं कि हमने जो ये हाइपोथेसिस लिया है वो सही है और उसके अंदर डिफरेंस जो वो इनसिग्निफिकेंट है। तो डिफरेंस अगर सिग्निफिकेंट है तो अच्छा नहीं है, समझ पा रही है बात, समझ पा रहे हैं बात। डिफरेंस अगर सिग्निफिकेंट रहे, इसका मतलब ये बात जो है वो अच्छी नहीं है। ये जो टेस्ट है, इन टेस्ट को अपन क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कह सकते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कह सकते हैं, या रूल ऑफ डिसीजन कह सकते हैं। सर ये कौन से डिफरेंस को जो अपन सिग्निफिकेंट कहेंगे और कौन से डिफरेंस को जो इनसिग्निफिकेंट कहेंगे, ये डिपेंड करेगा कि अपन कितनी एक्यूरेसी चाहते हैं। जैसे कि एक्यूरेसी के लेवल होते हैं, जैसे कि नॉर्मली 1%, 5%, बहुत ही रेयर केस में यूज होता है 10%, मैक्सिमम टाइम में 5% यूज होता है। कि 5%, अगर 5% है
सिग्निफिकेंस लेवल रखा है। इसका मतलब क्या है, हम 95% चाहते हैं कि हम कॉन्फिडेंस हो जाए, या हमें कॉन्फिडेंस मिल जाए कि ये पैरामीटर जो हमने एस्टिमेट किए वो सही है। अगर हम चाहते हैं कि भाई 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखें, मतलब कि अपन क्या करना चाहते हैं कि डिफरेंस जो है वो 1% रखना चाह रहे हैं, मतलब कि 99% अपन क्या होना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस जो वो लाना चाह रहे हैं कि अपना जो अपन ने जो एक्सपेक्टेड जो भी है वो सही है, उसके अंदर कोई भी ज़्यादा चेंज जो है वो नहीं है। और अगर अपन 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख रहे हैं, मतलब कि हम 90% जो क्या करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लेके आना चाहते हैं। ये वही जो है वो अपन ने पहले भी लिखे थे और अभी वापस लिखे हैं। ये इनके पैरामीटर के जो सिंबल है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इसके पॉपुलेशन के पैरामीटर वगैरह को क्या कहते हैं। ये एक फॉर्मूला है, ज़्यादा तो यूज नहीं होता, लेकिन देख लीजिएगा कि भाई ऑप्टिमम सैंपल साइज जो है वो कितनी रखनी चाहिए। एक तो अपन ने पीछे वाले एक चैप्टर के अंदर जो वो एक प्रोफेसर साहब थे उनके फॉर्मूले लिखे थे, उसकी बजाय आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो देखें। अगर दोनों में से कोई एक याद करना हो तो ये वाला याद करें, बाकी ना भी करो तो भी चलेगा। बाकी पूछा जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन चांस इसके जो वो कम है कि भाई इस फॉर्मूले को पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पर और आगे बहुत सारे फॉर्मूले हैं पूछने के लिए। ठीक है, तो एक बार इसको जो देख लीजिएगा। जेड स्क्वायर जो है, जेड जो है वो अपन वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो जेड वैल्यू कैलकुलेट की थी उसके हिसाब से ये जेड स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स बार माइनस म्यू का स्क्वायर। एक्स बार जो है वो सैंपल मीन के लिए, और म्यू जो हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर आगे जो है वो अपना ये एरर के बारे में बात करते हैं। स्टेटिस्टिकल एरर जो है वो क्या है कि भाई स्टेट्स की वजह से जो एरर आए हैं वो क्या है कि हमने स्टेटिस्टिक्स के जो मेजर रखे हैं, मतलब कि सैंपल के हिसाब से जो अपन ने मेजर लेके आए, जैसे एक्स बार जो है वो अपन ने 100 आया और उसके हिसाब से अपन ने एक्सपेक्टेड अपना जो था वो 100 था, और एक्चुअल में पॉपुलेशन की स्टडी की और ये 110 आया। तो ये 100 और 110 का जो डिफरेंस है, जो अपन ने एक्सपेक्ट किया था और जो एक्चुअल में है, जो एक्चुअल में है और जो एक्सपेक्ट किया था उसके अंदर का जो डिफरेंस है उसे अपन क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। और इस एरर को आने का कारण क्या हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं, या तो सैम्पलिंग अपन ने सैंपल गलत दिया था, या नॉन सैम्पलिंग एरर अदर देन इसके कोई कारण कोई भी। सैम्पलिंग एरर अगर कंप्लीट पॉपुलेशन स्टडी करके हटा सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग एरर कहलाएगा, कि भाई ये जो गड़बड़ हुई है वो सैंपल की वजह से हुई है। तो इसने कहा कि ये काम करो पूरा पॉपुलेशन स्टडी कर लेते, तो उन्होंने कहा पूरा पॉपुलेशन स्टडी कर देते तो ये एरर होता ही नहीं। तो उस केस के अंदर वो जो है ये क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग एरर, की भाई सैंपल की वजह से आया है। बायस्ड एरर कम्युलेटिव इन नेचर, कम्युलेटिव इन नेचर अपन ने ये पहले भी बात की थी। कम्युलेटिव इन नेचर क्या है, क्योंकि अगर आदमी जो बायस्ड है तो फिर वो सारे अपने अपने पसंद के लोग जो उनको इकट्ठा करता जाएगा, इकट्ठा करता जाएगा, इस वजह से ये जो एरर है वो क्या होता जाएगा, कम्युलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। मे फाउंड इन बोथ सैंपल एज वेल एज पॉपुलेशन। बायस्ड एरर जो है वो पॉपुलेशन में भी हो सकता है और सैंपल में भी हो सकता है, मतलब पॉपुलेशन के जब डाटा कलेक्ट कर रहे थे तब भी हो सकता है कि बायस्ड एरर हो, मतलब कि जब पॉपुलेशन के डाटा कलेक्ट कर रहे थे तब भी इंफॉर्मेंट ऐसे ले लिए हमने जिनके जो है वो क्या बायस्ड थे, या फिर जो वो अपन उसमें से जब सैंपल सेलेक्ट कर रहे थे तब भी बायसनेस आ सकती है। अनबायस्ड जो वो क्या होते हैं, कंपनसेट कर देते हैं एक दूसरे को। अब ये जो अनबायस्ड क्या है कि अपन यहाँ जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, गलती से कोई एक जो इस साइड की राइट विंग का आ गया तो एक गलती से लेफ्ट विंग का आ जाएगा, और ये आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात रहती नहीं है। नॉन सैम्पलिंग एरर देखो, अनबायस्ड में क्या लिखा है, सैंपल साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये एक कम होते जाएंगे। बायस्ड हटाना है ये बेचारा तो सैंपल साइज बढ़ने पर हट जाता है। ये कह रहा है कि भाई जो भी हटाना है अपने को, बायस्ड एरर को हटाना है। ये बेचारा तो अनबायस्ड तो जो वो क्या करता है, एक दूसरे को कंपनसेट करता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इसकी वो बढ़ा दो आप फ्रीक्वेंसी, तो ये अपने आप ही हट जाएगा। नॉन सैम्पलिंग एरर, ये तो कंप्लीट पॉपुलेशन को स्टडी करें तो भी रहेंगे सर, ये ऐसे कौन से हो सकते हैं, जैसे डिफेक्टिव मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, या फिर टेबुलेशन गलत किया, या फिर फॉल्ट डेफिनेशन थी, फॉल्ट प्लानिंग थी, या ट्रेंड स्टाफ जो वो ट्रेंड नहीं था, अनएडुकेट या अनकंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिविटी वगैरह, ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर,
भाई ये है पूरा थ्योरेटिकली, और इसको थोड़ा जो है वो, अगर आपको लगे तो एक दो बार इसको देख लीजिएगा, बाकी जो इसके अंदर फिर आपको नहीं आएगा ज़्यादा इसमें दिक्कत। कहाँ थे? डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। सोर्स क्या है? ऑन अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एरर जो सैंपल के अंदर जैसे सैंपल की साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे सैम्पलिंग एरर जो वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ये किसी और कारण से होते हैं। इफेक्ट नॉट प्रेजेंट इन सेंसस इन्वेस्टिगेशन, कि भाई ये कह रहे हैं कि सैंपल की वजह से ही है, तो अब पूरे पॉपुलेशन की स्टडी कर दो तो ये बेचारे खत्म हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि ये सैंपल में भी रहेंगे और सेंसस में भी रहेंगे, जैसे जैसे साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे सैम्पलिंग एरर कम हो जाएगा। इसमें जस्ट उल्टा होगा कि जैसे जैसे साइज बड़ा होगा नॉन सैम्पलिंग एरर जो वो बढ़ते ही जाएंगे, इसके अंदर जो कमी नहीं आएगी। क्वांटम ऑफ एरर लेस बिकॉज ऑफ कंपनसेटिंग नेचर। अब यहाँ पर जो वो नॉर्मली सैम्पलिंग एरर के अंदर बाइस्ड और अनबाइस्ड दोनों होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा जो बात की जाती है वो किसकी होती है? अनबाइस्ड की होती है, क्योंकि बाइस्ड जो वो हटाया जाता है कि भाई इस तरीके का इन्वेस्टिगेटर वगैरह नहीं रखा जाता है। तो ये कहते हैं कि जैसे जैसे सैम्पलिंग जो है वो अपन आगे जब पढ़ेंगे ना, तो अपन यहाँ पर जो भी कोशिश करते हैं ना मैक्सिमम वो सारी सारी किसकी बात करते हैं? इस सैम्पलिंग एरर को कम करने की ही बात करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि यही अपने हाथ में है, इसको जो अपन कम कर सकते हैं, इसको जो अपने हाथ में नहीं होता है कि इसको कम कर पाए, तो ये हमेशा हायर ही रहता है। आगे जब अपन टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो अपन मेनली चीज यही देखेंगे कि क्या अपना सैंपल जो था वो सही था या नहीं था। सबसे पहले स्टडी यही होगी कि सैंपल के बारे में बात करें। ये जो है अपन ने दूसरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, पॉपुलेशन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन से सैंपल लेके उसके डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। और सेम साइज के सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करना, बहुत सारे सैंपल लिए और उनकी स्टडी करना। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। सर ये क्या कहना चाह रहे हो? ये पॉपुलेशन है, इसमें से बहुत सारे छोटे 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 सैंपल लिए और इन सैंपल सब का क्या किया? मीन कैलकुलेट किया। तो ये क्या होगा? कंबाइंड मीन जैसा होगा। तो ये किसके जैसा होगा? इस पॉपुलेशन के मीन के बराबर ही होगा। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो उसे स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। अब ये जो है इन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से अपन इन सैंपल से अपन ने क्या किया? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया। पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो तो क्या नाम होगा उसका? स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, प्रोसीजर वगैरह सारा कुछ सेम होगा, लेकिन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसका नाम क्या होगा? स्टैंडर्ड एरर होगा। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये अलग रहे। स्टैंडर्ड एरर जो है उसको कैलकुलेट करने का ये वाला भाई फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो मैक्सिमम टाइम के अंदर इसी के बारे में पूछा जाएगा। इस स्टैंडर्ड एरर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो भाई एक तो इसका जैसे करते हैं नॉर्मल वैसे कर सकते हैं, बाकी नॉर्मली जो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि पॉपुलेशन का जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है डिवाइडेड बाई क्या कर दो? अंडर रूट नंबर ऑफ आइटम कितने सैंपल के अंदर, तो सैंपल साइज क्या है वो कर दो। इसके बाद में आती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है? ये कहता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि भाई आपका सैंपल साइज कम होगा ना, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो सकता है, या फिर ये इस तरीके से हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपके सैंपल की साइज बढ़ाते जाएंगे ना वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो वो होता जाएगा। हमने कहा ठीक। उसने कहा इसके अलावा दूसरी बात ये, जैसे जैसे सैंपल की साइज वगैरह बढ़ाओगे ना तो आपके जो पॉपुलेशन के पैरामीटर है वो और ज़्यादा अच्छे से आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये तीसरा जो वो थ्योरम है। पहले दो थ्योरम जो है अपन ने लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और एक और पढ़ा था अपन ने लास्ट चैप्टर के अंदर, इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, वो दो अपन ने वहाँ पढ़े थे। और ये तीसरा जो वो ये यहाँ पर है, स्टेट्स दैट ए रैंडम नंबर ऑफ लार्ज साइज टेकन फ्रॉम द यूनिवर्स विच मे बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, जो कि पॉपुलेशन जो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो या नहीं हो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके अर्थमेटिक का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजली अप्रोक्सीमेशन होगा। मतलब कि अगर ये पॉपुलेशन है
और इसके ये छोटे छोटे सैंपल है, और इन सैंपल के हिसाब से आपने क्या किया, इनके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिया। तो इसने कहा कि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा ना, वो क्लोजली अप्रोक्सीमेट होगा पॉपुलेशन के मीन का। मतलब कि इसका मीन अगर 100 है, तो इसका पॉपुलेशन का मीन 100 के बहुत नज़दीक जो है वो होगा। अगर साइज जो वो क्या करनी है यहाँ पर, लार्ज रखनी है, यूनिवर्स के मीन का एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। और उसने कहा कि इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो भी एक क्लोज अप्रोक्सीमेशन होगा किसका, इस पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का। डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेशनशिप को बताता है।